आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान का धातु कर्म चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्दावली जो बार बार सभी प्रश्नों में आता है, धातु कर्म में उपयोगी है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला धातु कर्म की परिभाषा हम लोग पुनः जान लें कि अयस्कों का सांद्रण सांद्रिक अयस्कों से धातु का निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु के शुद्धिकरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से धातु कर्म कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। अब निम्न टॉपिक पर ध्यान देना है, समझना है। जैसे खान, खनिज, अयस्क, सांद्रण, गैंग, निस्तापन, जारण, निष्कर्षण, शुद्धिकरण। तो इन सभी शब्दों को हम बारी बारी से जानें। सबसे पहला है खान। धरती के नीचे खोदा गया वह गड्ढा जहां से धातु के अयस्कों को निकाला जाता है, या कहीं पर कोयला, अवरक, सोना, चांदी इत्यादि को निकाला जाता है, उसको हम लोग अर्थात उस गड्ढे को हम खान कहते हैं, जहां से धातु के अयस्क या कोयला या अन्य चीजों को खोद करके बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका खनिज का या मिनरल्स। तो धरती के चट्टानों में धातु के अयस्क या धातु और धातु के साथ खनिज लवण के साथ हैलाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट इत्यादि के साथ पानी के साथ घुला मिला रहता है। इसी अवस्था को हम खनिज कहते हैं। मतलब जिसमें धातु और धातु जल मिले हो, मिट्टी में पाया जाए, उसको खनिज कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे, अयस्क की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसे खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च पर लाभ के लिए किया जा सके, उसी को हम कहते हैं अयस्क। जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि यह सभी जो चार्ट दिया हुआ है, यह सभी धातु के अयस्क हैं। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट। तांबा का अयस्क कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, मैलेटाइट। चांदी का अयस्क सिल्वर ग्लास, हार्ड सिल्वर, आर्जेंटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। अवरक। टीन का अयस्क
कैसिटेराइट या टिन स्टोन, पाराकायस, सिनेबार, जस्ताकायस, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट। सीसाकायस, ग्लेना, मेटलोकाइट, सेरुसाइट, कैल्शियम का अयस्क, संगमरमर, जिप्सम, फ्लोरएस्पार, फास्फोराइट। मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नेसाइट, कार्नालाइट और डोलोमाइट। धातु के अयस्क के सामने इसका सूत्र भी लिखा हुआ है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। फिर हम आते हैं अयस्क के बाद अयस्कों के सांद्रण की बात करते हैं। मतलब कि जब खान से अयस्क प्राप्त होता है तो प्राप्त होने वाले अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। कंकड़, पत्थर, मिट्टी के कण, कोयला, अन्य अधातु या धातुएं पाई जाती हैं। अयस्कों से इन अशुद्धि को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अर्थात अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसी को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, अयस्कों का सांद्रण, जो अयस्क का जो सांद्रण की बात हम करते हैं, यह अयस्क का सांद्रण हाथ से चूर करके कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अशुद्धि होगा, कंकड़ पत्थर होगा, कोयला का टुकड़ा होगा, सल्फर फास्फोरस का टुकड़ा होगा या अन्य अधातु होंगे जिसको चुना जा सकता है, उसको हाथ से चूर करके अलग कर, उसके बाद क्रशर मशीन से पीस लिया जाएगा। जो चुना जाने योग्य नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। उसके बाद हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी सांद्रण करेंगे, जिसमें या तो धातु चुंबकीय गुण वाला हो या अशुद्धियां चुंबकीय गुण वाली हो। चुंबकीय रोलर के ऊपर चलते हुए चौड़े फीते पर से चूर्णित अयस्क को गिराएंगे तो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ रोलर के समीप आकर के गिरेगा, और जो चुंबकीय गुण वाला नहीं है वह रोलर से दूर जाकर के गिरेगा। उसके बाद गुरुत्व पृथक्करण विधि से हम सांद्रण करेंगे। अधिक भार के कारण अशुद्धि या अयस्क से धातु को अलग करेंगे। इसमें से पहली विधि ओसावन विधि है। वायु के झोंका के सामने चूर्णित अयस्क को धीरे धीरे गिराएंगे। अशुद्धियां हल्की होती है, वायु के झोंका के साथ उड़कर दूर चली जाएगी और जो धातु होगा जल्दी बैठेगी, पहचान कर धातु को अलग कर लेंगे। या फिर स्वच्छ जल की धारा में धोएंगे, तब भी अशुद्धियां पानी में घुल करके हल्की होने के कारण
जल की धारा से दूर चली जाएगी और धातु का अयस्क अलग हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल करके सुखा लेंगे। फिर उत्प्लावन विधि से करेंगे अयस्कों का सान्द्रण, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि एक पात्र में सल्फाइड अयस्क को ले लेंगे, इसमें चूर्णित अयस्क, पाइन का तेल, ज़ैंथेट मिला देंगे। अब वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे, तब झाग बनेगा और झाग में सल्फाइड अयस्क चिपक करके अलग हो जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे और इसके साथ ओसावन विधि से इस तरह से करेंगे। वायु के झोंका में ओसाएंगे या फिर पानी में जल की धारा में धुलेंगे, तब भी अयस्कों का सांद्रण हो जाएगा। उसके बाद सांद्रण के बाद अगली प्रक्रिया को आप देखते और जानते हैं, समझते हैं। क्या करेंगे? अयस्कों के सांद्रण के बाद अगला शब्द, अगला टॉपिक है गैंग या धात्री। धातु के अयस्कों में धातु के साथ साथ कंकड़ पत्थर, कोयला, सल्फर, फास्फोरस, अन्य अधातु या धातु के कण पाए जाते हैं। इसी को अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। सुद्रावक या फ्लक्स, जो कम ताप पर धातु को पिघला दे, उसको सुद्रावक कहेंगे। निस्तापन की जब हम बात करेंगे, नहीं, तब वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त मात्रा में जब निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को गर्म किया जाएगा, कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाएगा, तब उसमें पानी की मात्रा और वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प बन करके उड़ जाएगी, निस्तापन कहलाएगा। और जब सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में कसकर गर्म किया जाएगा कि वह पिघले नहीं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बना के निकलेगा, पानी भाप बन करके उड़ेगा, अन्य उड़नशील अशुद्धियां भी अलग हो गई, उसको जारन कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। धातु को अलग करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। और आप जानते हैं, आप समझते हैं कि यह जो धातु का जो निष्कर्षण है, यह जो धातु का निष्कर्षण है, इसके निष्कर्षण की कई विधियां हैं। जैसे आप इस निष्कर्षण को जानते हैं, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होगा, सांद्रण के बाद जारन या निस्तापन होगा, और जारन या निस्तापन के बाद हम सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करेंगे। और यह निष्कर्षण की जो विधियां हैं, उसमें से एक को हम लोग उष्मा धातु कर्म कहेंगे। उष्मा की सहायता से धातु को अलग करेंगे, पायरोमेटालर्जी कहेंगे। इसी को हम कहते हैं थर्मो रिडक्शन प्रोसेस, या फिर
बिजली के सहायता से विद्युत अपघटन करा करके अलग करेंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मेटलर्जी। अब थर्मोरिडक्शन प्रोसेस में ऊष्मा अपकरण विधि है कार्बन ऊष्मा अपकरण विधि। कार्बन मिला करके उच्च ताप पर जब धातु को अपकृत करके अलग किया जाएगा तब कार्बन ऊष्मा अपकरण विधि कहलाएगा। और जब एल्युमिनियम के चूर्ण से अलग करेंगे तब एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहलाएगा। कार्बन ऊष्मा अपकरण विधि में वात भट्ठी में लोहा का निष्कर्षण और वैसे मरपरावर्तक में तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। जैसा कि आप जानते और समझते हैं, जब निष्कर्षण हो जाएगा तब धातु के शुद्धिकरण की बात की जाएगी। और धातु के शुद्धिकरण की बात क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु में उपस्थित अशुद्धियों को अलग कर शुद्ध तथा उपयोगी धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का शुद्धिकरण कहा जाता है। और आप यह भी जानते हैं कि जो धातु के शुद्धिकरण की बात है, यह धातु का जो शुद्धिकरण है यह कोई विधि के द्वारा किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला विधि है धातु आसवन विधि। ऐसे धातु जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम ही ताप पर भाप बन जाए और इसके भाप को दूर ले जा करके ठंडा करने से धातु जम करके ठोस हो जाए, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कम ही ताप पर पिघलने वाली धातु जो जल्दी वाष्पीकृत न हो, उसको ढालुए सतह पर पिघला करके धातु को अलग करेंगे और कचरा सतह पर ही जमा रह जाएगा, उसको द्रवीकरण कहेंगे। उसके बाद खरपन विधि में क्या होगा कि हड्डी का जो नौकाकार पात्र बना है, हड्डी का जो नौकाकार पात्र बना है, उसी में निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को पिघला करके रख देंगे तो हड्डी की राख अशुद्धि को सोख लेगी और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य पात्र के अंदर एनोड पर निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को लेंगे और कैथोड पर उसी के शुद्ध धातु को लेकर के विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराया जाएगा। तो एनोड से धातु गल गल कर कैथोड की प्लेट पर जमा होगा और जब विद्युत अपघटन की अभिक्रिया समाप्त हो जाएगा तब उसका हम क्या करेंगे कि कैथोड की प्लेट को निकाल करके धातु को अलग कर लेंगे। उस विधि को हम लोग विद्युत अपघटन विधि कहेंगे। अब इस विद्युत अपघटन विधि के बाद आता है दंड विधि, पॉलिंग प्रोसेस। निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को एक बड़े पात्र में लेकर के उच्च ताप देकर के उसको पिघला लिया जाएगा। उसके बाद कच्ची लकड़ी के दंड से हिलाएंगे, तब दंड में
जो अशुद्धियां है चिपकती चली जाएगी, अधिशोषित होती चली जाएगी और धातु धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्र परिशोधन विधि है। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्षेत्र परिशोधन विधि में क्या किया जाएगा कि एक अग्निसह धातु के पाइप के अंदर जिस निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को हम डाल देंगे, अब बिजली की सहायता से गर्म करेंगे। जब गर्म होगा तो पाइप के अंदर धातु पिघल जाएगा और जब पिघल जाएगा तब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अपने अपने घनत्व के अनुसार धातु और अशुद्धियां अलग अलग क्षेत्र में जमा होगी। पाइप को खोल करके धातु को अलग कर लिया जाएगा। क्रोमेटोग्राफिक पेपर से भी कचरा को छान करके अलग कर लेंगे, अधिशोषित करा करके अलग कर लेंगे। नहीं तो धातु के परिशोधन की ये सारी विधियां हैं। इसके अलावे हम परिशोधन जो विद्युत विच्छेदन विधि से करते हैं, इसमें धातु की शुद्धता 100% से अधिक होती है। नहीं तो इस तरह से हम और आप समझ सकते हैं कि यह धातु कर्ण में अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से धातु का निष्कर्षण और निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु का शुद्धिकरण किया जाता है।